हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट 2 जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ जो डेटा है उसको पढ़ेंगे। तो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित किए गए ऐसे तथ्यों या अंकों को जिन्हें संख्यात्मक या अन्य रूप में व्यक्त कर सके उन्हें डाटा कहते हैं। देखो, एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित किए गए ऐसे तथ्यों या अंकों को जिन्हें संख्यात्मक या अन्य रूप से व्यक्त कर सके क्या कहते हैं, डाटा कहलाते हैं। देखो, स्टैटिक जो है अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंधित अध्ययन गणित जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी क्या कहते हैं। दोबारा से सुनो, जो अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए से संबंधित अध्ययन गणित जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। फिर देखो, सांख्यिकी में जो अंग्रेजी अगर देखें तो उसका मतलब होता है स्टेटस। जो स्टेटिक्स जो कि रिप्रेजेंट वही करता है स्टेटस को। ये क्या सा है, लैटिन भाषा से है जिसका अर्थ होता है राज्य, जिसका मतलब होता है राज्य, अर्थ निकलता है राज्य स्टेटस का मतलब। फिर देखिए, लैटिन भाषा शब्द से बना है तो वो है सांख्यिकी, लैटिन भाषा के शब्द जिसका मतलब होता है स्टेटस। फिर देखो, हमने यही देखा है जो स्टैटिक्स है, सांख्यिकी जो है ना, उसके अंदर डाटा होते हैं। अब डाटा को जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को संख्यात्मक सूचनाओं पर आधारित होंगे। जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे संख्यात्मक सूचना पर आधारित होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकल डाटा या सांख्यिकी आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, संख्यात्मक सूचनाओं का समूह ये क्या है, संख्यात्मक सूचनाओं का समूह जिसमें संख्यात्मक, तुलनात्मक और सजीवता के गुणों का समावेश होता है। जिसमें क्या होता है, संख्यात्मक, तुलनात्मक और सजीवता के गुणों का क्या होता है, समावेश होता है। फिर देखो, अब संख्यात्मक मतलब होता है न्यूमेरिकल, तुलनात्मक मतलब कंपेरेटिव और सजातीय का मतलब होता है होमोजेनिसिटी। अब एक सेकंड देखें, जैसे कि अगर हम ये देखें, जैसे कि राहुल ईमानदार है ना, यह समक नहीं है क्योंकि इसमें संख्यात्मक, तुलनात्मक और सजातीयता का क्या है, भाव है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, राहुल के विज्ञान में 90 अंक प्राप्त हुए हैं, यह समक नहीं, ये भी समक नहीं है। इसमें तुलनात्मक व सजातीयता का क्या है, भर जो है अभाव, एब्सेंट है वो दोनों ना। तो देखो, राहुल के विज्ञान में अंक मेहनत की तुलना में अधिक है। देखो, राहुल के गणित विज्ञान में जो नंबर है वो मोहन से अधिक आए हैं की तुलना में अधिक आए, ये भी समझ नहीं है। इसमें जो है नंबर का भाव है। फिर राहुल के विज्ञान में 90 व मोहन के 20 अंक अधिक प्राप्त किए गए हैं, यह समक है क्योंकि इसमें संख्यात्मक व तुलनात्मक और सजातीय का क्या है, समावेश है। फिर देखो, सांख्यिकी अगर देखें तो जो सांख्यिकी जो होती है ना, विज्ञान और कला दोनों के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं सांख्यिकी के अंदर। ठीक है, विज्ञान और आर्ट दोनों के गुण पाए जाते हैं। फिर ये मतलब ये इसमें टेबल्स वगैरह आएगी, ये बताना है। ठीक है, फिर बाद के अंदर हम देखें, जैसे कि देखो, अब एक अध्यापिका ये जानती है कि मतलब उसने क्या किया, तो तिमाही टेस्ट लिया तो उसमें जो आशीष के थे वो 10 नंबर आ रहे थे और अरुण के 15 आ रहे थे, कविता के 12 आ रहे थे, माया के 20 आ रहे थे और राज के 9 आ रहे थे। लेकिन उसने 6 माह बाद में दोबारा कुछ टेक्निक अपनाई, फिर तैयारी की तो इसके 10, आशीष के 15 आए और पहले कितने आ रहे थे, 10, और अरुण के 15 आ रहे, पहले कितने आ रहे थे, 18। और जो कविता के कितने आ रहे हैं, पहले कितने आ रहे थे, 12, लेकिन बाद में कितने आए, उसके 16 आ गए। ठीक है, और जो मतलब कौन था, माया जो थी, इसके पहले कितने आ रहे थे, 22 आए, 21, और जो राज था पहले 9 फिर 5। तो मतलब इसमें अध्यापक ने कोई ना कोई तकनीक अपनानी चाहिए। फिर सांख्यिकी को बेहतर किस समझ से समझाया जा सकता है, तो कला और विज्ञान दोनों से समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए, जो संख्या की जो है ना कुछ सिद्ध करती है, नहीं कुछ असिद्ध करती है। सांख्यिकी विषयों के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है, मैथमेटिक्स का है। सांख्यिकी जो क्या होती है, जयपुर शहर में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य आए स्टैटिस्टिकल प्रोसेस तैयार होंगे। ठीक है, सांख्यिकी क्या होती है, जयपुर शहर में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य स्टैटिस्टिकल प्रोसेस तैयार होंगे। ठीक है, फिर अगर देखें स्टैटिस्टिकल प्रोसेस अगर बात है, सांख्यिकी बनाने के लिए उद्देश्य ऑब्जेक्ट एवं तैयार किया जाता है। जैसे इसमें क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है डाटे का, आंकड़ा का संकलन किया जाता है और फिर बाद के अंदर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर सारणीकरण, टेबुलेशन जिसको बोलते हैं, फिर विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, फिर निष्कर्ष यानी कि इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब देखो, संकों का वर्गीकरण जो है सारणी की प्रथम अवस्था है। संकों का जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण जो है
वो सारणीकरण की मतलब संघों का वर्गीकरण सारणीकरण की क्या है, प्रथम अवस्था है। सांख्यिकी के अनुसंधान का प्रथम चरण है। सांख्यिकी जो है क्या है, अनुसंधान का प्रथम चरण है, तो यह संघों का संकलन है। क्या है, संघों का संकलन है। फिर देखिए सांख्यिकी की परिभाषा देखिए, किसी निश्चित उद्देश्य, क्या निश्चित उद्देश्य के अनुसार संघों का संकलन, संघों का क्या है, संकलन है, वर्गीकरण है, सारणीकरण है, विश्लेषण है, निष्कर्ष है। क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है, ठीक है, फिर वर्गीकरण किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन, सारणीकरण, टेबुलेशन, फिर बाद के अंदर क्या होता है, विश्लेषण, फिर बाद में क्या होता है, निष्कर्ष निकाल के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। फिर देखें, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए सत्य के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। आंकड़ों को मतलब अ, अगर हम कलेक्ट करें और सोर्स के बेसिस पे कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जो डाटा होता है उसको उसके मतलब जो होते हैं उसको मौलिक भी कह देते हैं, या प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जो द्वितीयक जो होते हैं उनको हम गौण आंकड़े कहते हैं, ठीक है। फिर देखें, द्वितीयक सम के सामान्य होते हैं, जो प्राथमिक आंकड़ों से जो है ना कम भरोसेमंद होता है। फिर देखिए, हम प्राथमिक डेटा की अगर बात करें, तो ऐसे आंकड़े जो किसी संख्या या अन्वेषक द्वारा स्वयं के स्तर पर घर घर जाकर या अनुसूचियां भरवा कर प्राप्त किया जाता है। मतलब जैसे कि हमने खुद नोट्स बनाए, मेरे खुद के जो सेल्फ नोट्स हो गए, तो मैंने कहीं से नहीं, किसी और के नहीं लिए, तो वो हमारे प्राइमरी डाटा। जो द्वितीयक जो होते हैं ना, मतलब मैं अपने नोट्स किसी और को पढ़ने के लिए दे दूं, उसने मेहनत की बनाई, क्या मिल गया, पका पकाया मिल गया, तो द्वितीयक डाटा होते हैं। ऐसे ऐसे आंकड़े जिनके पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका है, ठीक है, जो प्रकाशित व अप्रकाशित स्थिति में हो सकते हैं। जो कैसे हो सकते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों स्थिति में हो सकते हैं, गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, विशेष बिंदु की अगर बात करें, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं तथा ये सांख्यिकीय विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं। जो सांख्यिकीय विधियां है उसके लिए किसका काम करते हैं, कच्चे माल की तरह काम करते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने में अधिक समय और धन लगता है। प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने में क्या लगता है, अधिक समय और धन लगता है। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं ना, वो द्वितीयक आंकड़े की तुलना में क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। शंकों का स्रोत जो है वो कैसा होता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही होते हैं, ठीक है। डेटा जो है, समग्र जो है डेटा का जो स्रोत है, समग्र डेटा को कहते हैं। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समक कहलाता है। क्या है, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप समक, मौलिक रूप जो है समक कहलाते हैं, तो प्राथमिक डेटा कहलाते हैं। जब प्राथमिक समकों या आंकड़ों की सहायता से नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो कहलाती है। तो देखो, प्राथमिक आंकड़ों, प्राथमिक जो प्राइमरी डेटा है या आंकड़ों की सहायता से नए सिरे से सारणी बनाई जाती है तो उसे हम मौलिक सारणी कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़े को हम प्राथमिक डेटा कहते हैं। कौन सा, समक डाटा एक अनुसंधान क्षेत्र के लिए कच्चे माल की तरह प्राथमिक डाटा ही काम में आते हैं, ठीक है। फिर ध्यान रखिए, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन जो है किस विधि से किया जाता है। प्राथमिक आंकड़े को हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब प्रत्येक व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, अप्रत्येक मौलिक मौखिक अनुसंधान द्वारा भी कर सकते हैं। संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करके भी कर सकते हैं, सूचकों द्वारा प्रश्नावली कर भी कर सकते हैं, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर, प्रमाणकों द्वारा अनुसूचियां तैयार करके। प्राथमिक समक प्राइमरी डाटा एकत्रित करने की महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत परीक्षण विधि है। फिर दूसरे नंबर पर अप्रत्यक्ष मौखिक आ जाती है। फिर संवाददाताओं को सूचना प्राप्त करके आ जाती है। फिर सूचना और सूचकों को द्वारा प्रश्नावली भरवाकर, फिर प्रमाणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर जनसंख्या जो आ जाती है, ठीक है। फिर देखो, सेकेंडरी डाटा की अगर बात करें, वे समग्र जो वे डाटा जो पहले ही अन्य व्यक्ति या अन्य अन्य व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं, ठीक है। अन्य व्यक्ति या संख्या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हो, और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग अपने उपयोग के लिए करता है। जो अनुसंधान करता है उसका प्रयोग सिर्फ अपने उपयोग के लिए करता है। द्वितीय आंकड़े को प्राप्त करने में जो है कम कम समय लगता है। क्या लगता है, टाइम कम लगता है और धन भी कम लगता है। द्वितीय आंकड़े को प्राप्त करने की विधियां कितनी है, तो प्रकाशित स्रोत है और एक अप्रकाशित स्रोत है। कौन सा है, प्रकाशित और अप्रकाशित, जैसे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन जो है, सार्स, टीएमएफ रिपोर्ट आदि। फिर सरकारी प्रकाशन की अगर बात करें हम, तो आरबीआई ये बुलेटिन है, इकोनॉमिक सर्वे। क्या क्या है, सरकारी प्रकाशन जो है आरबीआई ये बुलेटिन और इकोनॉमिक सर्वे है।
देखो अर्ध सरकारी प्रकाशन की अगर बात करें, कौन से अर्ध सरकारी प्रकाशन की अगर बात करें, तो उसके अंदर क्या जाती है, नगर पालिका, नगर निगम आदि द्वारा स्वास्थ्य व शिक्षा के आंकड़े प्रकाशित। अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंदर क्या जाती है, नगर पालिका, नगर निगम आदि द्वारा स्वास्थ्य व शिक्षा के आंकड़े प्रकाशित जाते हैं। फिर देखो व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन, कौन से जाते हैं, व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन की अगर बात करें, तो रिलायंस लिमिटेड कंपनी जाती है, और हिंदुस्तान लीवर लंबी लीवर लिमिटेड कंपनी जाती है, और स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है। संसदीय व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन में रिलायंस लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, स्टॉक एक्सचेंज है। ये देखो पत्र पत्रिका का प्रकाशन देखे, तो हिंदुस्तान टाइम्स आ जाती है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। अन्य प्रकाशन अगर देखें, अन्य सरकारी संस्थाओं को प्रकाशन है, व्यापारिक संस्थाओं को क्या है, प्रकाशन है, पत्र पत्रिकाओं और के प्रकाशन है, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा प्रकाशन है, और क्या है, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा प्रकाशन है। विश्वविद्यालय का क्या है, शोध कार्य है, विशेषज्ञों को मौलिक कार्य है। अन्य प्रकाशन क्या है, अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन है, व्यापारिक संस्थाओं का प्रकाशन है, पत्रिकाओं के प्रकाशन, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा प्रकाशन है, विश्वविद्यालय का शोध कार्य है, विशेषज्ञों के मौलिक ग्रंथ है। ठीक है, जो विशेषज्ञ उनके क्या है, मौलिक ग्रंथ है। फिर देखो अप्रकाशित स्रोत, हम पब्लिश सोर्सेस की अगर बात करें, तो उसमें क्या कहा जाता है, अनुसंधानकर्ता की फाइलें आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, रजिस्टर आ जाता है। अप्रकाशित स्रोत अनपब्लिश सोर्सेज में क्या है, अनुसंधानकर्ता की फाइल्स है, जैसे कि रिपोर्ट, रजिस्टर। द्वितीयक संकों के संकलन स्रोत है। देखो द्वितीयक संकों के संकलन के स्रोत है, तो क्या हो जाते हैं हमारे, प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों आ जाते हैं द्वितीयक संकों के जो संकलन के स्रोत है। प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही है। फिर देखो किसी बैंक के वार्षिक रिपोर्ट द्वारा प्राप्त संबंध है, मतलब बैंक के वार्षिक रिपोर्ट द्वारा प्राप्त संबंध कौन से होते हैं, बैंक से जो डाटा हम लेते हैं वार्षिक रिपोर्ट का, तो वो क्या है, द्वितीयक है। मुद्रित लिपियां जो है पब्लिश रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़े जो होते हैं ना, मुद्रित लिपियां पब्लिश रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़े कैसे होते हैं, वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। कैसे होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, सेकेंड, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, फिर देखो कौन सा द्वितीय संकों का स्रोत नहीं है, द्वितीय का संकों का स्रोत कौन सा नहीं है, तो जो है वो अवलोकन संकों का जो स्रोत, अवलोकन नहीं है। ठीक है, अवलोकन नहीं है, जबकि क्या है, सरकारी दस्तावेज है, पत्र पत्रिकाएं भी है, और समाचार पत्र भी है। देखो प्राथमिक समक द्वितीय संकों की तुलना में होते हैं, जो प्राथमिक समक द्वितीय की तुलना में क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, फिर देखो सांख्यिकी की क्या सुविधा प्रदान करती है, जो सांख्यिकी है वो सुविधा क्या प्रदान करती है, संकों की तुलना करना। देखो प्रेजेंटेशन ऑफ, अगर हम डाटा की बात करें, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन देखना होगा, है ना। फिर देखो इसमें से जैसे ये डाटा दिया होगा, फिर हमको इनको अरेंज करना है, और फिर बताना है कि इसमें से मतलब कौन सा जो है मतलब मोस्ट एक्यूरेट है, ये सब जो है हमको बताना है। फिर देखें आंकड़ों का अगर प्रस्तुतिकरण करें, प्रेजेंटेशन अगर देख रहे हैं, आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात, स्टोर कलेक्शन करने के पश्चात, स्टोर करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता को उन आंकड़ों को गुणों का अध्ययन करने हेतु उन्हें सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करना होता है। आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात जो अनुसंधान करता है, उनको आंकड़ों के गुणों का अध्ययन करके, आंकड़े के जो गुणे, आंकड़े जो डाटा है उनकी जो प्रॉपर्टीज अध्ययन करने के लिए उन्हें सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करना होता है, उन्हें टेबल में बनाना होता है। ऐसी कोई व्यवस्था ही आंकड़े का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। असंसाधित अथवा अवर्गीकृत आंकड़े, जो असंसाधित है और अवर्गीकृत आंकड़े निम्न विधियों में से किसी एक के द्वारा व्यवस्थित किए जा सकते हैं, जैसे क्रमानुसार अथवा वर्णमाला के क्रम में, आरोही के क्रम में और अवरोही क्रम में। क्रमानुसार अथवा वर्णमाला के क्रम में, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। फिर देखिए जैसे कि ये पूरी की पूरी हमारी सारणी आ जाती है, ये इसके अंदर योग, जैसे कि पहले ये हमने को ये दिया गया है ना, तो इसको बता करके हमको ऐसे बताना है कि भाई 10 कितनी बार है, एक बार इसको अरेंज करना होता है। पहले जितने नंबर है उनको असेंडिंग से लेके डिसेंडिंग टू असेंडिंग लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं बढ़ते हुए क्रम के अंदर। फिर उनको रिपीट, उनके रिपीट लिखते हैं कि ये कितनी बार है, 20, जैसे कि 10 एक बार है तो एक लिख दिया, जो सबसे बात ज्यादा बार बोले 60 और 70 है, 4 4 बार है, जबकि जो 52 है वो कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो अब आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, बारंबारता बटन भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अवर्गीकृत बोलते हैं। क्या है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको क्या बोलेंगे, अवर्गीकृत बारंबारता बटन बोलते हैं। एक जाती है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा जाती है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बोलते हैं, वर्गीकृत बारंबारता। देखो जो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था ना, ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, अवर्गीकृत बारंबारता बटन का है। कौन सा है अवर्गीकृत, कौन सा है अवर्गीकृत, जो है बारंबारता बटन का, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बटन। फिर देखे, जैसे कि अब इसको भी जैसे 8 से 30 विद्यार्थी है ना, कि तो इसको पहले जैसे कि हमने पहले लिख लिया ए बी ओ, तो इनमें से इनके रिपीट को बताना है। क्या रक्त समूह सबसे सम्मिलित है, इनको मतलब मैच करना है, बी ओ, ये सब जो है। फिर देखो ये डाटा है, अब इनको भी जैसे इनको मैच करना है, ये डाटा है, अब इनको हमको अरेंज करवा के इन सारणी को बताना है कि कौन सी इसमें से सही है, ए या बी दोनों सही है ना। जैसे कि पहले इसको कर लेंगे, दो कितनी बार है, दो तीन बार है, क्या है, एक दो तीन, हाँ 3 बार है। इसमें कितनी बार है, 2 बार दे रखा है, तो ये गलत हो जाती है। ठीक है, ये अवर्गीकृत बारंबारता का साइन है। देखो 9 कितनी बार है, 9 इसमें कितनी बार देखा है, 2 बार दे रखा है, जो कि कितना है, गलत हुआ है। जो कि सिर्फ कितनी है, एक बार ही है। ठीक है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, वर्गीकृत बारंबारता बटन, जिसको बोलते हैं हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बटन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मतलब यही है, काटना होता है। फिर देखिए वही है इसमें, जैसे 20 छात्र दे दिए, तो 100 अंक में से कर्म संधि मूल्य प्राप्त किए गए हैं, 54 46 24 36 84 70 16 58 6 8 44 54 32 64 8 66 52 58 16 30। अब इनको आज अरेंज किया गया है, फिर बताना है कि कौन सी सही है या गलत है। जैसे कि हम 0 से 20 देखें तो इसमें भी 40 से 40 से हम पता नहीं कर सकते। 80 से 100 2 है, 3 है, 4 5, ये देख लो 20 से जो 40 है वो 6, वाह 6 फ्रीक्वेंसी उसकी। फिर देखो अगर हम बात करें, ये हमारी लोअर वर्ग की अगर बात करें, इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। और जो दूसरा होता है कोई भी वर्ग है, इसका जो इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसको लोअर लिमिट या निम्न सीमा बोलते हैं, और जो राइट वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा बोलते हैं या अपर लिमिट भी बोलते हैं। देखो अब कंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक होती है एक्सक्लूसिव, जिसको अपवर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्जी जो बोलते हैं। अपवर्जी के अंदर क्या होता है, एक वर्ग की जो मतलब लोअर लिमिट है, दूसरे वर्ग की अपर लिमिट जो है सेम होती है। एक वर्गीय देखो ये कौन सी एक वर्गीय, ये तो लोअर लिमिट, और दूसरी वर्ग की ये वाली कौन सी, अपर लिमिट सेम होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्जी एक्सक्लूजन मेथड बोलते हैं। जबकि इंक्लूसिव या समावेशी जो है, इंक्लूसिव समावेशी जो, इसमें क्या होता है, एक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है, दूसरे की जो अपर लिमिट होती है, ठीक है, वो सेम नहीं होती, उनमें एक का डिफरेंस चलता रहता है। ठीक है, कितने का, एक का डिफरेंस चलता रहता है ना। फिर वैसे देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये भी हमको निकालने हैं। फिर देखो अपवर्जी की अगर बात करें हम, सतत चर के लिए बनाया जाता है, जो सतत चर है उसके लिए बनाया जाता है अपवर्जी को, और जो समावेशी जो इसको असतत के लिए बनाया जाता है। और यह कोई भी मान ग्रहण की मतलब अपवर्जी जो कोई भी मान ग्रहण कर लेती है, ये कोई भी मान ग्रहण नहीं कर सकती है, और ये इस वर्ग अंतराल में निरंतरता रहती है, मतलब कंटिन्यूअस रहती है। और ये जो है बिच्छा सतवा होता है, वर्ग की सीमा उस वर्ग के सम्मिलित होकर अगले वर्ग में शामिल हो जाती है। वर्ग की उच्च सीमा उस वर्ग के सम्मिलित होकर अगले वर्ग में उच्च जो सीमा है अगले वर्ग में सम्मिलित हो जाती है। वर्ग की दोनों सीमाएं इसी वर्ग में सम्मिलित रहती है। जो वर्ग की जो सीमाएं जो रहती है ना, दोनों सीमाएं वो एक इसी वर्ग के अंदर रहती है। वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा एक होती है। देखो एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले की जो है निम्न सीमा जो है वो समान होती है। एक वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की क्या है, लोअर लिमिट जो है वो समान होती है। ठीक है, फिर वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ना होकर भिन्न होती है। एक वर्ग की जो उच्च सीमा है दूसरे वर्ग की जो है निम्न सीमा
जो है एक न होकर मतलब समान नहीं होती है, उनमें डिफरेंस होता है, एक का डिफरेंस होता है। गणन क्रिया के लिए अपवर्जी को समावेशी में बदलने की आवश्यकता नहीं है। गणन क्रिया के लिए जो है अपवर्जी को समावेशी में बदलने की जरूरत नहीं है, जबकि इसमें गणन क्रिया के लिए जो समावेशी जो है उसको अपवर्जी में बदलने की इस में बदल दिया जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में इसका प्रयोग उत्तम होता है, प्रत्येक परिस्थिति में इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने देखा था। ये देखो ये अपवर्जी है जिसमें से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक, अब एक को कर देंगे आधा, है ना, तो आ जाएगा 0.5। फिर देखो किसी पौधे की 35 पत्तियों की लंबाई, किसी पौधे की 35 पत्तियों की लंबाई के आंकड़े की 1 mm तक सही रूप में व्यवस्थित है। क्या यह समावेशी जो है, समावेशी में क्या होता है, एक का डिफरेंस चलता है, इसलिए एक का डिफरेंस 144, 145, 162, 163। ये सत्य, यह कहना सत्य है कि अधिकांश पत्तियां है, इनमें से कोई नहीं है ये आंसर। फिर देखिए पाई का मान नीचे दिए हुए जो 14, 15, 92, 65, 35, 89, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 07 दशमलव के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम आने वाली क्रमशः संख्या है। तो कौन सी दशमलव के बाद सबसे ज्यादा आने वाली संख्या, तो 3 और 0 है। देखो वर्गीकृत बारंबारता, अगर समावेशी बारंबारता की अगर बात करें हम, जिसके अंदर क्या चलता है, एक का डिफरेंस चलता है समावेशी, जिसको इंक्लूसिव भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 99, 90 विद्यार्थी जो है 15, 2, 15, 90 विद्यार्थी में से 15 जो है निकाला गया है ये क्वेश्चन, दोबारा देखना है। फिर देखें वर्ग, अब देखिए हम वर्ग सीमाएं देखें, यानी कि क्लास लिमिट्स बोलते हैं, और वर्ग विस्तार जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जी मार्जिट्यूल या वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग विस्तार किसको बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है ना नंबर को, उसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, जैसे कि 20 और 30 हो गया। फिर देखो मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट में जोड़ देंगे दो को और निकाल देंगे, रेंज में क्या होगा, परास में बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो देखो विस्तार जो है, विस्तार में जो डिफरेंस है वो चलता है, तो कितना है, 20 में से 10 गया, 10, 10 का भी डिफरेंस चल रहा है, विस्तार किसको बोलेंगे, मार्गी मार्गी 12 को बोलते हैं, या फिर वर्ग अंतराल को बोलते हैं ना। फिर देखें यदि किसी वर्ग की निचली सीमा 80 है, एक सेकेंड, क्या है, यदि किसी वर्ग की निचली सीमा 80 तथा ऊपरी सीमा 90, तो क्या होगा, मध्य बिंदु को निकालना हमको, तो इनको जोड़ देंगे हम, 18, 18 में से एक गया 17, 170 का 2 कर देंगे हम आधा, तो कितना हो जाएगा, 100, 150 का कितना हो गया, 35, 75, 75, 100 जोड़ देंगे हम, 5 जोड़ देंगे, 20 बच गया, 80। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170, 170 का आधा, 170 का आधा हो जाता है 185, कितना हो जाता है 85। वर्ग विस्तार का मध्य बिंदु जो है वो कैसे निकालते हैं हम, मध्य बिंदु कैसे निकाल देंगे हम, फर्स्ट प्लस 2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, 10 L1 और 20 L2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, फिर देखो श्रेणी का प्रास ज्ञात कीजिए, प्रास में से जो बड़ा होगा हम घटा देंगे, 10 में से 70 में से 10 घटा देंगे प्रास में, तो कितना हो जाएगा, तो 60 आंसर आ जाएगा। प्रास में क्या करेंगे, जो अधिकतम मान है उसमें से हम न्यूनतम मान को घटा देते हैं, तो क्या जाता है, प्रास हो जाता है। ठीक है, यदि किसी वर्ग के उच्च निम्न सीमा वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं, विस्तार या अंतराल ही कहते हैं। ठीक है,
आंकड़ों के किसी समूह में किसी एक प्रेक्षक को बार बार दोहराने की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो बारंबारता कहलाती है। कि आंकड़ों के किसी समूह में किसी एक प्रेक्षक ऑब्जर्वेशन प्रेक्षक ऑब्जर्वेशन को बार बार कई बार दोहराने की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। ठीक है। देखो, बारंबारता को दर्शाने के लिए मिलान चिन्ह है टेली का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? टेली का प्रयोग किया। जैसे मिलान चिन्ह है टेली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 5 जो है, 5 की बारंबारता कितनी है? 3, है ना। बारंबारता 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो इसको कैसे चलेंगे? ऐसे टेली चिन्ह है 3 4 ऐसे काट सकते हैं, 1 2 3 4, या फिर ऐसे काट सकते हैं। यदि 4 का बटन 4 5 6 3 5 1 5 है तो 5 की बारंबारता होगी। के विचार का बटन 12 5 की बारंबारता यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, तो 3 बार आ रहा है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी बार आ रहा है? 5, 3 बार आ रहा है तो आंसर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है। फिर देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए हम, जैसे कि 5 7 6 5 6 5 2 3 7 5, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4, ये 5 बटन में 4, ये संख्या दे रखी है हमको। 3 और 5 की बारंबारता बतानी है ना। तो देखिए हम, 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है 3 जो है। फिर देखो 3 की 5 की पूछिए ना, 5 3 वर्ग अंतराल 3 5 की बारंबारता है। 3 5 और 3 इन 5, तो इसमें से एक कम वाला लेना है, 4। 4 की देखें तो 4 कितना है? 1 2 2, है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर 4। फिर देखो 20 से 25 की बारंबारता है। 20 से 25 की बारंबारता ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। 20 से 25, 20 से 25 की बतानी है हमको। 20 से लेके 25, तो 24 तक हम लेंगे, है ना। अभी इसमें 20 20 ले लेंगे, 21 ले लेंगे, 22 ले लेंगे, 23 ले लेंगे और 24 ले लेंगे। अब इनकी बारंबारता हमको बतानी है। देखें, जो 20 जो है, 20 तो है ही नहीं शायद इसमें। 20 20 20 एक है बार है, 20 20 एक बार है। फिर 21 देखे, 21 21 21 21, ये रहा 21। ठीक है। 22 21 कितनी बार है? एक बार है। फिर 22 देखे, 1 और 2, 22 2 बार है। फिर 23 की अगर बात करें हम, 23 एक ही बार है। 24 जो है वो नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा आंसर इसका। 5 1 2 4, 4 और 1 5। देखो वर्ग अंतराल पूछ रहा हमको। अब वर्ग वर्गांतर उदाहरण है कि किसका, मतलब ये उदाहरण पूछ रहा हमको। आपको जी ये तो सेम हो रही ना। फर्स्ट की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट समान है। ये किसकी है? लोअर लिमिट है। ये इसकी क्या है? अपर लिमिट। अगर समान चल तो इसको बोलते हैं अपवर्ज्य आवर्ती बटन। क्या मिलेंगे? अपवर्ज्य आवर्ती बटन बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखिए, अब ये बताना हमको वर्गांतर उदाहरण है। अपवर्ज्य का है, अपवर्ज्य आवर्ती बटन का है, समावेशी आवर्ती बटन का है, या दोनों का है। देखें, दोनों में क्या चल रहा है? एक का डिफरेंस चल रहा है ना। तो ये समावेशी का है। अपवर्ज्य आवर्ती बटन में 20 सम्मिलित किया जाएगा। वर्गांतर में क्या है? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 20 से 30 वर्गांतर में करा जाएगा। ठीक है। 20 जो है 10, 20 से 10 वर्गांतर में किया जाएगा। किसमें? 20 से 10 वर्गांतर में। फिर देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 25 वर्षों से कम आयु वाली विद्यार्थी, तो 25 कहाँ पे है? यहाँ पे आ जाता है ना। फिर ये 25 से 30 आ जाते हैं, तो 25 यहाँ पे, फिर नहीं सारा उतना हम काउंट कर लेंगे। 3 6 9, 9 और 8 9 9, 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। चिन्ह कहलाता है तो मिलान चिन्ह टेली कहलाता है, जो बारंबारता का जो है। फिर देखें, गणना चिन्हों का उपयोग
जो है किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बारंबारता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चिन्ह है जो है 5 5 का मान है, ये 5, ये भी 5 ही है, ये 5 ये रहा, ये 5 ये रहा। फिर देखिए संचयी बारंबारता बटन के प्रकार कितने होते हैं। जो संचयी बारंबारता जो होती है जिसको हम से कम और से अधिक, है ना, तो ये 2 होती है। यदि किसी बारंबारता बटन बटन में प्रथम 4 वर्गों की बारंबारता है, कितनी है, 9 7 8 5 है, तो तृतीय वर्ग संचयी बारंबारता होगी। कितनी है, 9 7 8, 9 7 8 और 5 है, तो तृतीय वर्ग की संचयी बारंबारता है 9 7 8 5। तो ये 9 आ जाती है, 9 से 9, 7 से 16, 8 से 24, 5 से 29, 24, ये नहीं आती है। ठीक है, फिर देखो बारंबारता बटन साची में 15 वाला मिलान चिन्ह है। 15 का मिलान चिन्ह है। 8 4, देखो पी कितने पे है, 8 पे है। क्यू कितने पे है, 4 पे 12। आर कितने है, 3, 3 पे है। आर कितने है, 3 पे। 4 8, क्यू कितने है, 4 पे 12। आर कितने पे, 3 पे 15। ये कैसे आ गया, एस 12। 15 में कितने जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। 8 में कितने जोड़ेंगे हम, 4 जोड़ेंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्यू कितना जाएगा, 12 जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे क्यू कितना जाएगा, 12। 12 में 3 जोड़ेंगे, 15 आ गया, 15। ठीक है, अब 15 में हम क्या जोड़ दें, 12 जोड़ दें, कितना जाएगा, 27 जाएगा। 27 में 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 28 29। देखो A4 4 आ रहा है, B4, तो देखो कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाए, 10 है। 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर देखिए परीक्षणों के संग्रह में उच्चतम और न्यूनतम परीक्षणों के अंतर को कहते हैं। उच्चतम और न्यूनतम परीक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। परीक्षणों के संग्रह में उच्चतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के अंतर को परास कहते हैं। उच्चतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के अंतर को क्या कहेंगे, परास कहेंगे। फिर देखो परास जो है सबसे बड़ा बिंदु क्या है, इसमें से 9 है परास में से। अब जो अधिकतम बिंदु माइनस न्यूनतम बिंदु होता है परास जो है, क्या है, अधिकतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, परास कहलाता है। 9 है, 9 में से अगर एक घटा दें हम तो कितना बच जाता है, 8 बच जाता है, एक घटा दें तो। किसी वर्ग की उच्च सीमा व निम्न सीमा के वर्ग को अंतर को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं या विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग विस्तार कहते हैं। एक वर्ग का अंतराल का मध्यमान 42 है। वर्ग का अंतराल का मध्यमान कितना है, 42 है। इसका अंतराल 10 हो तो इस वर्ग की उच्चतम व निम्नतम सीमाएं होंगी। ये तो नहीं पता। फिर देखो बारंबारता बटन के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आई हो, इस वर्ग का मध्यमान तो इसकी उच्च सीमा क्या होगी, निम्न सीमा आई, तो इस वर्ग का मध्यमान m हो, इसकी उच्च सीमा होगी, क्या होगी, निम्न सीमा, उच्च सीमा m प्लस m डिवाइडेड बाई 2। फिर देखें एक बार मतलब 9 वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई परास कितनी है, 2.5 है। फिर सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 10.6 है। तो सबसे बड़े वर्ग की उच्च सीमा होगी, मीन ऑफ द डाटा। देखो ये कितना आ जाएगा, 4।
चार चार, देखो ये एक, आधा आधा एक, ये चार, ये भी एक, ठीक है, और ये भी एक, ये कितना है, एक, और ये भी कितना है, एक, ये दोनों हो जाएगा 2.5, और ये कितना है, एक। देखो एक प्लस एक प्लस एक, ठीक है, प्लस 2.5 प्लस एक, तो कितना रहेगा, दो, चार, चार, 6.5, कितना होगा, 6.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। मीन वैल्यू ऑफ द डाटा है वो क्या कहलाएगी, मीन वैल्यू जो है, मीन क्या कर देंगे हम, इसको जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, मीन वैल्यू, मीन जो है, एक प्लस 9, 20 का आधा कितना जाता है, 10। देखे तो मीन है 10, 12, 16, 20, पी, ये 26, पी 26, एन 26, 27, देखो ये बोला हमको 27 है, 17 है, मीन ऑफ वाला पी कितना है, 17 है, और संख्या कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, तो 6 से इसको गुणा करेंगे, 7 छः 42 का 2, 17 छः 42, एक, छ, छ, 2, 8, 84 आ गया। अब इनको घटाना है इसमें से, देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो इसका 2 ले, इसका 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12, और 14, 14 यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, 10, 20, 20, 30, 30, 2, 50, 50, और कितना हुई, 50 और 70, 70 और 14, 84, कितनी हुई, 84 हुई, 84, ठीक है, ये कितनी, 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 84 हो रहा है, 84 ये कैसे आया, ये नहीं पता मेरे को। फिर देखे, मिड वैल्यू निकालनी है हमको, नंबर, मीडियन बताना है, मीडियन मिड का, तो एक, दो, पहले तो इनको मीट का अहली क्रम में बताना है, 31 के बाद में कौन सा आएगा, 55, 53, 56, 59, 61, 29 के बाद में आ जाएगा 53, 53 के बाद में आएगा 55 है, 55 के बाद में 56 है, 56 के बाद में 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 69, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, तो ये आ जाएगी 56 आएगा इसका, फोर्थ जो है 56, 56 आएगा, कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सबसे पहले क्या आएगा, 40, 50, 50 के बाद में 65, 65 के बाद में 70, 70 के बाद में 75, 75 के बाद में 95, 95 के बाद में कितना जाएगा, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70, 75, 70, 75, 65, देखो कितना आया, 40 आ गया, 50 आ गया, 50 के बाद में क्या यार, 65 भी आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 आ गया, 40 के बाद में 50 भी आ गया, 50 के बाद में क्या आएगा, 65 आ गया, 65 के बाद में क्या आया, 70 आ गया, 70 के बाद में क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 के बाद में 10, 70, 75, 75 दो बार है, 75,
75 75 है ना। तो कौन सी आएगी? 75 75 को जोड़ेंगे हम। 1 2 3 4, 75 75 को जोड़ देंगे हम। फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ कौन सी है? 70। 70 और 75। 70 और 70 है ना। कितने हुई? 170। 100 150 70 175। 145 हुआ क्या? हम्म। देखो, 70 और 75। 100 हुआ। 100 और 145। 145 को 2 से डिवाइड कर देते। तो 145 को 2 से डिवाइड करेगी तो कितना आएगा? 145 को 2 से डिवाइड कर दे। 145 जोड़ दे इनको। तो वो देखो, 45 का आधा कितना होता है? 25। 22.2। 50 और 22 कितना जाता है? 50 और 22 52.2। 72.2। हम्म। 50 और 70 72.5 आ जाता है। 72.5 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। फिर देखें, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। if the median of the data is 46 63। एक्स बताना हमको। इसको असेंडिंग में दिया हुआ है पहले से। एक्स की वैल्यू पूछा हमको। एक्स तो 63। मीडियन क्या है? 63 है ना। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना जाएगा? 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हुआ? 2 से 2 कट गया। x को हमने क्या लिया? 2x प्लस 2 बटा में 2 63 बराबर। तो 2 को हमने बाहर लिया, कॉमन लिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। x 1 हो गया है ना। तो 2 बच गया, तो 2 को इससे काटेंगे तो 63 माइनस 63 में से 1 हटा देंगे हम। 1 बच जाएगा। 63 में से 1 को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आधा भाग हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। टेक केयर।